गुड इवनिंग। शीला भरतराम थिएटर फेस्टिवल की आखिरी शाम श्री राम सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स आपका स्वागत करता है। आज की शाम हम पेश करने वाले हैं SRCPA रेपेट्री का नाटक प्रेम कबूतर। नाटक लिखा है मानव कौल ने, डिज़ाइन और डायरेक्शन है समीप सिंह का, साउंड ऑपरेट कर रहे हैं शशांक जमलोकी। नाटक की अवधि 1 घंटा 30 मिनट है और बीच में कोई मध्यांतर नहीं होगा। तो आइए देखते हैं SRCPA रेपेट्री की आज की प्रस्तुति, समीप सिंह द्वारा निर्देशित नाटक प्रेम कबूतर। आप लोग आ गए? क्या हुआ? बहुत अच्छा लगा सर आप लोग। धन्यवाद। क्या हुआ? आप सब ठीक है? यार इतने चेहरे देख के तो ऐसा लग रहा है तो अभी आप लोगों ने देखा मैं कुछ लिख रहा था। सच पूछी तो इस बात का उत्तर मैं खुद को कभी ठीक से नहीं दे पाया कि मैं असल में क्यों लिखता है। बहुत सीधे कहूं तो यही लगता है कि मुझे कोरे पन्ने बहुत आकर्षित करते हैं। कुछ देर कोरे पन्नों के सामने बैठता हूं तो एक तरह का संवाद, बातचीत शुरू हो जाती है। मेरी कहानियां इन्हीं कोरे पन्नों और हम प्याला चाय के संवादों से शुरू हुई। अब यूं भी कहानियां लिखने मुझे थोड़ा सुस्ताने जैसा सा लगता है। आप लोग भी यहाँ शायद थोड़ा सा सुस्ताने के लिए ही आए। रफ्तार से भागती हुई जिंदगी से, पत्नी बच्चों से लेकर दोस्तों रिश्तेदारों से बातचीत करने के लिए न रुक पाने वाले विडंबना से। हाँ क्यों सर, मैं ठीक कह रहा हूँ? सुनाई देगी तो अब आप लोग जब आ ही गए हैं तो मैं आपको अपनी एक मजेदार घटना सुनाता हूँ। मैं हमेशा से सलीम को देखकर रश करता था। सुबह सुबह वो रोज हमें मैदान में बुला लेता। मैं राजू को अपने साथ घसीट कर ले आता। राजू की चाय की दुकान थी जिस पर मेरी दोपहरें बीतती थी। बैठे। सलीम कपड़े सिलता था पर हमेशा लगता था कि वो कुछ और करेगा। उसमें कुछ बात थी। जब तक सलीम आ नहीं जाता हम मैदान की सीढ़ियों पर बैठे घंटों बतियाते रहते। मुझे अब आश्चर्य होता है कितनी बातें थी ना हमारे पास, और उन सारी बातों में देर तक की हंसी छिपी होती। मैं और राजू घंटों बतिया सकते थे। फिर सलीम फुटबॉल लेकर आता और हमें घंटों नचाता रहता।
25 तो टाके लगा रखे हैं तूने उसमें। कितनी बार बोला जूते पहन कर आया कर। हाँ तो जूते पहनने वाला तो बहुत अच्छा खेल रहा है ना जैसे। मेरे जूतों के बारे में कुछ मत कहना। ओए भाई के जूतों के बारे में कुछ नहीं कहेगा। अबे क्यों? अबे बीवी है उसकी। यार सलीम यार। ठीक है नहीं बोलेंगे। एक काम कर उसे सीने से लगा ले। चलो भाई चाय पी के आते हैं। चल। राजू बहुत बोलने पर भी चप्पल पहनकर मैदान में आता था। मेरे पास गोल्ड स्टार के 150 रुपए वाले जूते थे जिन्हें बहुत मनोबल के बाद मेरे बाप ने दिलाए थे। इन जूतों पर एक भी खरोच में बर्दाश्त नहीं कर पाता था और शायद इसीलिए मैं कभी फुटबॉल नहीं खेल पाया। सलीम के पास फुटबॉल के जूते थे, नुकीले वाले। सलीम के बाल ऐसे थे जिन्हें वो हर कुछ महीनों में अलग अलग अंदाज में कटाता था। मैं चाहता था कि मेरे बाल भी ऐसे हो जाए, लेकिन मेरे बाल झाड़ू की तरह थे, सारे के सारे मेरी आंखों में घुसना चाहते थे। सलीम अपने सारे हुनर दिखाने के बाद हमें चाय पिलाता था। राजू की चाय की दुकान बाजार में थी, हम मैदान के पास मदन की चाय पीते थे। वो सलीम से पैसे नहीं लेता था, या शायद सलीम का खाता चलता था, या वो भी सलीम को उतना ही पसंद करता था जितना मैंने कभी सलीम को पैसे देते नहीं देखा। चाय के वक्त सलीम बोलता था, मैं और राजू चुपचाप आंखें फाड़ फाड़ कर उसे देखते रहते थे। चाय के बाद वो हमें एक खास जगह घुमाने ले जाता। वहां साइकिल पर कुछ लड़कियां निकला करती थी जिनमें से एक को सलीम पसंद करता था। मैं देता हूँ पैसे। राजू भाई कैसी बातें कर रहे हो यार? सलीम भाई से मैं पैसे लूंगा। सलीम भाई समय तो हो गया, मैं दे रहा हूँ। हो गया, अरे मैं दे हो गया। हाँ दे दे। क्या हो गया? पैसे देने लग गया। चलो भाई चाय तो पी ली। अब मजाक, साइकिल, लड़कियां। चाय के बाद सलीम हमें मजार के पास ले जाता। ये एक तरह का खुफिया काम था। ओए राजू देख आई क्या? अभी कहीं? ओए सुनील ध्यान से सुनियो। एक घंटी खतरा, दूसरी घंटी रास्ता साफ। बैठ जा। मजार के आसपास के इस खेल में हमें बड़ा मजा आता था। या तेरी रहमतों का दरिया, आजा 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 तेरी रहमतों का दरिया, सरे आम चल रहा है। चल रहा है तेरी रहमतों का दरिया, सरेआम चल रहा है।
मुझे भीख मिल रही है ख्वाजा से, मुझे भीख मिल रही है ख्वाजा से, मुझे भीख मिल रही है। तो मेरा काम चल रहा है, मुझे भीख मिल रही है, मेरा काम चल रहा है। मुझे भीख मिल रही है, मेरा काम चल रहा है। ख्वाजा मोइनुद्दीन का रुतबा दराज है, ख्वाजा मोइनुद्दीन का रुतबा दराज है। भारत की सरजमीन पे ख्वाजा का राज है, भारत की सरजमीन पे ख्वाजा का राज है। जिसको नवाजा ख्वाजा ने वो सरफराज है, जिसको नवाजा ख्वाजा ने वो सरफराज। सलीम जिस लड़की को पसंद करता था, मैं भी उसे ही पसंद करने लगा। नहीं, महज पसंद नहीं करने लगा, वो मेरे सपनों में आने लगी। मैं उससे अपने सपनों में घंटों बातें किया करता था। शिमला भी, मनाली नहीं? हाँ मनाली भी। पर लोग कहते हैं वहाँ पर तो बहुत ठंड पड़ती है। ठंडी नहीं, बर्फ भी पड़ती है। बहुत ज्यादा पड़ती है। बहुत। देखो तुम्हें ठंड लग रही है ना? वो देखो चोटियां बर्फ से ढक गई। कितनी खूबसूरत है ना?
घाटी से बादल ऊपर उठते हुए आ रहे हैं। सफेद कोहरे की चादर ने हमें ढक लिया है। सुनो, मुझे ठंड लग रही है। आओ, मेरे सीने से लग जाओ। अच्छा लग रहा है। पर मैं उसे इतना पसंद क्यों करता था? शायद इसलिए कि वो सलीम की थी और मैं सलीम को पसंद करता था। पता नहीं। दूसरी लड़की मुझे देखती थी, पर राजू को लगता था कि वो उसे देखती। अभी तक हम दोनों ये समझ नहीं पाए थे कि वो असल में देखती किसे। फिर हमारा काम होता उस प्रेम पत्र को पढ़ना। पुलिया पर सलीम खड़ा हो जाता, हम दोनों नीचे रहते और सलीम जोर जोर से उस प्रेम पत्र को पढ़ता। सलीम, फिर दिल का निशान। तुम ठीक हो गए, मैं भी ठीक हूँ। अच्छा सुनो, तुम घर के सामने मत रुका करो, भाई को शक है, वो 2 बार तुम्हारे बारे में पूछ चुका है। पगली डरती है। वो नारंगी वाले शर्ट मत पहना करो, लफंगे लगते हो। वो लाल शर्ट क्यों नहीं पहनते? अच्छी तो लगती है वो। I love you। I love you। क्या हुआ? कुछ नहीं। सुन फिर। सुनो, कल मुझे कट्टू ने रोक लिया था। कह रहा था कि फ्रेंडशिप कर लो। मैंने कहा पहले अपना मुंह धोकर आ। शाबाश। थैंक यू। अगली बार मिलो तो लाल शर्ट पहन कर आना। लाल शर्ट। क्या हो गया? सुनो फिर। बाकी सब ठीक है। अच्छा सुनो, मेरी दोस्त तुम्हारे दोस्त को पसंद करती है। लेटर देने को कह रही थी, बोल दूं, दे दे लेटर। अरे बोलो बोलो। अरे बोलो। किसका? देख। बाकी बाद में। तुम्हारी मीनाक्षी। दिल से। अबे क्या हो गया यार? कुछ भी बोलता है यार ये सलीम, सब कुछ इसी के साथ होता है। हमारे साथ ऐसा कुछ कभी होता ही नहीं है। राजू मोटी मूंछ रखता था, अब नहीं रखता है। कद में हम दोनों से छोटा और अभी अभी अखाड़े जाना शुरू किया था। प्रेम पत्र को पढ़ते वक्त उसका मुंह खुला रहता, आंखें फटी रहती। उसे कभी यकीन नहीं होता था कि कोई लड़की उसे प्रेम पत्र लिख सकती है। उसे लगता था कि ऐसा सिर्फ फिल्मों में होता है या फिर सलीम के साथ। लड़कियों को लेकर सलीम सबसे ज्यादा अनुभवी था। मीनाक्षी जिस स्कूल में पढ़ती थी, उस स्कूल की एक टीचर के साथ भी वो प्रेम पत्र का आदान प्रदान करता था। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग सलीम। आपके मुंह से मेरा नाम कितना अच्छा लगता है। मेरा मतलब है आपकी आवाज इतनी अच्छी है कि सलीम कितना अच्छा सुनाई देता है। थैंक यू। अरे लाई पर्स मुझे दे दीजिए। अरे नहीं। अरे दे दीजिए ना। अरे नहीं, दे नहीं। दीजिए ना प्लीज। अरे भारी थोड़ी है। आप अपने शिष्य को ये अधिकार दे ही दो कि मैं आपका भार उठा सकूं। क्या? मेरा मतलब है मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो क्या मैं आपके पर्स का भार नहीं उठा सकता? दे दीजिए। थैंक यू, तुम बहुत हेल्पफुल हो सलीम। तुमने फिर मेरा नाम लिया, मुझे कितना अच्छा लगा रेनू जी। रेनू? आपका नाम रेनू नहीं, सच में आपका नेचर बहुत अच्छा है। थैंक यू।
जब से आप स्कूल में आई हैं तब से रौनक आ गई है। रौनक? आपके चेहरे में एक रौनक है। थैंक यू। आपकी आंखें कितनी खूबसूरत है। आपके बालों का स्टाइल भी लाजवाब है। थैंक यू। वैसे तुम्हारे बालों का स्टाइल भी लाजवाब है। थैंक यू। आप अंदर से बहुत सुंदर हैं। क्या? मेरा मतलब है आपका हृदय बहुत ही सुंदर और साफ है। बस सलीम, बस अब रहने भी दो। नहीं, सच्ची माँ कसम। अरे माँ को क्यों बीच में ला रहे हो? अब वो तो बीच में आएगी, सांस जो ठहरी। सास? सांस ठहरती नहीं है माँ की। दम्मे की बीमारी है तो बीच बीच में जाना पड़ता है मुझे। सॉरी सलीम, मुझे माफ करना। आप माफी क्यों मांगती हैं? मैं माफी मांगता हूँ, मैं पगला हूँ। अरे बातों में आपको ये देना ही भूल गया। अब ये क्या है? उतना मीठा तो नहीं जितनी आपकी आवाज, लेकिन कुछ मीठा। किस खुशी में? शादी। शादी? किसकी? मामा की कल थी, मिस किया मैंने आपको। अब ले लीजिए, मना मत करना प्लीज प्लीज प्लीज। बहुत जिद्दी हो तुम। अच्छा लगा जिद्दी कहना। अब ये क्या है? लेटर। आपकी खूबसूरती और अंदरूनी सुंदरता पर कुछ कविताएं हैं, मैं लिखता भी। हो, काफी टैलेंटेड हो तुम। थैंक यू। अभी नहीं, मेरे जाने के बाद। 1 मिनट। गीला कचरा हरे डब्बे में, सूखा कचरा नीले डब्बे में। थैंक यू। अरे आपकी बस। उस लेटर में मीनाक्षी की दोस्त ने सलीम के किसी दोस्त को लेटर देने की बात कही थी, पर इस बार राजू और मेरा उत्साह काफी ज्यादा था। मीनाक्षी की दोस्त किसको लेटर देना चाहती थी? राजू ने जिस तरह मेरी ओर देखा, उसकी आंखों में हार थी। मुझे अच्छा नहीं लगा। ये उस समय की बात है जब दोस्ती की फिल्में बहुत आती थी और हम सब की दोस्ती पर कुर्बान हो जाने के बहुत से कारण ढूंढते रहते थे। मुझे एक कारण मिल गया था। मैंने राजू से कहा, राजू मुझे नहीं अच्छी लगती यार वो लड़की। तो तू क्यों चक्कू चक्कर झांकता जब वो निकलती है? तुझे मेरे पीछे छुपे रहना चाहिए ना भाई, तो अभी तक ये दिक्कत ही नहीं होती। अभी तक तो मुझे लेटर दे भी चुकी होती। राजू ने ये बात हंसते हुए कही, पर मैं उसके शब्दों के पीछे की पीड़ा समझ सकता था। मैं और सलीम अभी भी स्कूल में थे, जबकि राजू स्कूल छोड़ चुका था। देखो बेटा, इससे पहले लड़की चुने तू चुन ले। हमारी कुछ भी समझ में नहीं आया। देख भाई राजू, तू पहल कर और लेटर लिखकर उसको दे दे। कल सुबह 8 बजे जब वो मजार के पास से गुजरेगी, राजू उसे प्रेम पत्र देगा। राजू की हड़बड़ाहट को मैं देख सकता था। वो बौखला गया। उसने कहा, अबे सलीम,
मुझे आज दुकान जल्दी खोलनी है, मैं चलता हूँ। ओए, मैं तुमसे कल सुबह बाजार में मिलूंगा। दोस्ती पर कुर्बान हो जाने वाली बात अपनी जगह सही है, पर पता नहीं क्यों मुझे दिन भर अजीब सी जलन होती रही। कई बार मैंने खुद प्रेम पत्र लिखने के बारे में सोचा, पर हर बार शुरुआत प्रिय मीनाक्षी से। सलीम इन सारे मामलों में माहिर था, पर मैं और राजू हमेशा से एक ही नाव पर सवार थे। अभी लग रहा था कि कल सुबह राजू उचक कर सलीम की नाव में चला जाएगा और मैं हमेशा हमेशा के लिए अकेला रह जाऊंगा। एक अजीब सा भय मेरे भीतर पल रहा था। मुझे लगने लगा कोई इतिहास लिख रहा हो, कोई आदमी इन छोटी बेमतलब की चीजों का इतिहास। कई साल बाद ये कहा जाएगा कि सलीम प्रथम था, राजू दूसरा और सुनील, जिसे चांस तो मिला पर दोस्ती पर कुर्बान हो जाने वाली फिल्मों के चक्कर में वो तृतीय रहा। मैंने सोचा कल उन दोनों से पहले, उन दोनों लड़कियों के मजार पहुंचने से पहले मैं उस दूसरी लड़की को एक प्रेम पत्र पकड़ा दूं, पर मैं तो प्रेम पत्र मीनाक्षी को देना चाहता था। पिताजी बाहर के कमरे में अपने पत्रकारिता के काम में व्यस्त थे। मैं धीरे से जाकर उनके टेबल से एक पूरा कागज उठा लिया। फिर मैं जैसे ही अपने कमरे में पहुंचा, पीछे से आवाज आई, अब ये उम्र जहाज बनाने की नहीं है, कुछ पढ़ लो गधा। पिताजी की पत्रकारिता कुछ वैसी ही चलती थी जैसे गांव में दूसरी चीजें चलती हैं, जैसे राजू की चाय की दुकान, सलीम की टेलर शॉप और वो इसका दोष मेरी मां को देते थे। मैं तो कब का दिल्ली चला गया होता, पर इस मनहूस के कारण यहीं टिका रहा। मेरा भविष्य तो तेरी मां की बीमारी खा गई। मेरी मां को मरे सालों हो गए। मेरी मां की बहुत भीनी सी याद रह गई है, जो रंगीन होते हुए भी ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर में बदलती जा रही है, जिस पर हर साल फूलों की नई माला टंगती है। हर साल नई माला लाने के टंटे से बचने के लिए पिताजी एक बार प्लास्टिक की माला ले। मैंने सोचा मैं खुद नई फूलों की माला लाकर इस प्लास्टिक की माला को एक दिन फेंक दूंगा, पर वो दिन हमेशा कल पर टलता रहा और मुझे भी अभी प्लास्टिक की माला ठीक ही लगने लगी। कोरे पेपर पर मुझसे मीनाक्षी नाम नहीं लिखा गया, सो मैंने मीनाक्षी मन में कहा और उसमें अपनी छोटी सी बात लिखने लगा। प्रिय मन में मीनाक्षी, मुझे साइकिल अच्छी लगती, पिताजी से कई बार कह चुका हूं, अगले साल। पर वो हर बार बात अगले साल पर टाल देते। तुम बहुत अच्छी साइकिल चला लेती हो, मुझे साइकिल चलाना नहीं आता। एक बार मैंने पप्पू की साइकिल की चैन चढ़ाई थी, पूरे हाथ काले हो गए थे, पर मैं चेन चढ़ाना सीख गया। पप्पू के साथ मैं हवा डलाने भी जाता हूँ, तभी वो मुझे पीछे बिठा लेता है, लेकिन मुझे आगे बैठना ज्यादा अच्छा लगता है। आगे मैं राठौर अंकल के साथ बैठा हूँ बहुत पहले। साइकिल जब बारीक बजरी पर चलती है तो उसकी करच करच की आवाज मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं साइकिल सीखूंगा,
कैंची चलाना एक बार शुरू किया था पप्पू के साथ, पर वो मुझे अपनी साइकिल नहीं देता। तुमसे अगर फ्रेंडशिप हो गई तो तुम्हारी साइकिल पर सीख सकता हूं। लेडी साइकिल आसान होती है सीखने के लिए, ऐसा मैं नहीं, पप्पू कहता है। बाकी सब अच्छा है। नाम भी नहीं लिख पाया। मेरे भीतर एक अजीब सा भय समा गया कि मैंने क्यों इसमें पप्पू और राठौर अंकल का जिक्र कर दिया है। लेकिन मुझे अपने ऊपर पूरा यकीन था कि मैं कभी भी इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाऊंगा कि मैं ये लेटर मीनाक्षी को दे पाऊं। अगले दिन सुबह मैदान में राजू चुप था। हम दोनों चुप रहकर सलीम के आने का इंतजार कर रहे थे। उसकी जेब में उसका प्रेम पत्र था, उसका पहला प्रेम पत्र। इस बार मेरी जेब में भी मेरा पहला प्रेम पत्र था। इतिहास लिखने वाला आदमी अभी भी मुझे तीसरे पायदान पर नहीं डाल सकता था। और राजू, सब ठीक? तो क्या चल रहा है? तो क्या चलेगा? पहली बार राजू दोस्त नहीं था। वो अपनी बात कहने के लिए सलीम का इंतजार कर रहा था। वो मुझसे कुछ दूरी पे बैठा था। पता नहीं क्यों मुझे ये बात बहुत असहनीय लग रही थी। राजू आजा बेटा, चल चल चल। यार मेरा मन नहीं है यार। मन नहीं है क्या मतलब? चल थोड़ी देर खेलेंगे यार। यार तू खेल, मैं नहीं यार। अबे यार थोड़ी देर खेलेंगे। मेरा मन नहीं, सही में तू जा। जा ना। चले। ओए सुनील, चल बेटा आजा आजा। शाबाश। सलीम क्या है यार? अबे सलीम, अबे क्या है यार मुझसे नहीं लिखते बना यार। क्या? लेटर। अबे लेटर लिखने में क्या है बे? अबे कुछ भी लिख देता यार राजू, तू भी ना कमाल करता। चल नहीं लिखते बना यार। तो अब क्या करेगा? है? राजू उम्र में बड़ा था, लेकिन इस वक्त बड़ा दयनीय लग रहा था। बस यही मैं फिल्मी चक्करों में फंस गया। मैंने दोस्ती की इतनी सारी फिल्में क्यों देखी थी? अब पछताने से क्या होगा? यही मौका है दोस्ती पर कुर्बान हो जाने का। सलीम, ये क्या है? लेटर लेटर लेटर। अच्छा बच्चू, कंपटीशन। नहीं यार, मैं जानता था राजू लेटर नहीं लिख पाएगा, इसलिए मैं लिख लाया उसके लिए। क्या? भैया जी, अरे पूरा प्यार यही लुटा देगा क्या? चल बलिदान, त्याग, सच्ची दोस्ती। पता नहीं ये कहते ही मेरे भीतर क्या क्या होने लगा। मेरी आंखें छलक आई। ये पप्पू कौन है? पप्पू मेरे
तूने ये लेटर राजू के लिए लिखा है? अबे लड़की का नाम क्या है? लड़की का नाम किसी को नहीं पता था। सो तय हुआ कि राजू पेन लेकर जाएगा और उससे फ्रेंडशिप की बात कहेगा। अगर वो हाँ कर देगी तो वहीं उससे उसका नाम पूछकर वहीं लेटर में लिखेगा और उसे लेटर दे देगा। तेरी रहमतों का दरिया आजा, 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 तेरी रहमतों का दरिया सरे आम चल रहा है। रहमतों का दरिया सरे आम चल रहा है, तेरी रहमतों का दरिया सरे आम चल रहा है, तेरी रहमतों का दरिया, तेरी रहमतों का दरिया सरे आम चल रहा है, तेरी रहमतों का दरिया सरे आम चल रहा है, तेरी रहमतों का दरिया सरे आम चल रहा है, तेरी रहमतों का दरिया सरे आम चल रहा है। मुझे भीख मिल रही है ख्वाजा से, मुझे भीख मिल रही है ख्वाजा से, मुझे भीख मिल रही है, तो मेरा काम चल रहा है, मुझे भीख मिल रही है, मेरा काम चल रहा है, मुझे भीख मिल रही है, मेरा काम चल रहा है। तीसरा था, तीसरे पायदान पर मेरा दस भरा गाना बज रहा था। हार में जाए दोस्ती, दोस्ती की कस्में उस पर बड़ी सारी की सारी फिल्में सब चूक गए। साला एक तो सख्त था, उसके ऊपर से नमक भी खुद ही छिड़का। सलीम को जो समझ रहा है समझ ले, राजू की चाय फाड़ में जिसको नवाजा ख्वाजा ने वो सरफराज है, जिसको नवाजा ख्वाजा ने वो सरफराज है, बंदे को नाज है कि तू बंदा नवाज है, तेरा करम ये तो तेरा करम है ख्वाजा पिया, ये तेरा करम है, तेरा करम ये तो तेरा करम है ख्वाजा पिया, ये तेरा करम है। दुनिया में जो कायम तेरे मंगतों का भरम है, दुनिया में जो कायम तेरे मंगतों का भरम है, दुनिया में जो कायम तेरे मंगतों का भरम है, दुनिया में जो कायम तेरे मंगतों का भरम है, ये तेरी इनायत है, ये सब तेरा करम है। दोपहरें बहुत अजनबी सी लगती हैं कभी, जैसे आज की दोपहर। लगता ही नहीं कि ये मेरी जी हुई जिंदगी का कोई हिस्सा हो। मेरे दिमाग में राजू का लेटर देना चल रहा था। क्या हुआ होगा? क्या उस लड़की ने राजू को पसंद कर लिया होगा? क्या मीनाक्षी भी राजू को पसंद करने लगी होगी? हो भी सकता है। खुदा वाले खुदा। मैं राजू की चाय की दुकान पर कब पहुंच गया पता ही नहीं चला। राजू, राजू, राजू के जीवन में ऐसा कोई चमत्कार पहली बार हुआ था। उस लड़की ने उसे पत्र देने का वादा भी किया था, जिस पर राजू बहुत खुश था। इस बीच मैं खुद से बार बार यह पूछ रहा था कि मैं खुश क्यों नहीं हूं।
टाइमिंग तो अपनी सेट है मैडम। सही टाइम में बॉल छीनो, सही टाइम में डी तक पहुंचो तो गोल निश्चित। अच्छा, और कौन कौन से गोल निश्चित है तुम्हारे? ग्राउंड पर तो बहुत कर चुका हूँ, जिंदगी में करना अभी बाकी है। डी तक पहुंच गया हूँ और मैं अपना गोल कभी चूकता नहीं। सलीम, तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ रहे हो? मैं आपका क्या? मैं आपका स्टूडेंट हूँ। आप ही ने तो कहा था पीछे रहना अच्छी बात नहीं है, आगे बढ़ो। तो लो, बढ़ गया मैं आगे। इतना आगे बढ़ना भी अच्छी बात नहीं है। हाथ में क्या? कौन? हाथ में क्या? ये ऐसे है। ऐसे वैसे क्या? अरे बाबा, ऐसे वैसे नहीं, अंग्रेजी में ऐसे है, निबंध। अच्छा, हेडिंग क्या है? माय फेवरेट टीचर। अच्छा, सुनाओ, देखो ऐसे कैसे लिखा? माय फेवरेट टीचर, हेडिंग है, हेडिंग आगे। माय फेवरेट टीचर लुक मी, हार्ट बीट क्लोज। माय फेवरेट टीचर स्माइल, फ्लावर ड्रॉप कंटिन्यूअस। अंडर इंडियन साड़ी, इंडियन साड़ी। माय फेवरेट टीचर लुक हॉट। हॉट? पर मैंने तो सुना है तुम अंग्रेजी के पेपर में फेल हो गए थे। Who the pagal told you? I have देखो my result yesterday. I have passed away. ओके। मीनाक्षी को जाकर बताती हूँ तुम्हारे लिए हॉट ऐसे। Okay, God bless you. मेरे भीतर कुछ बदल रहा था। मैं अपने कमरे में ज्यादा वक्त बिताने लगा। कहानियां पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगने लगा था। धर्मयुग हमारे घर लगातार आती थी। हर कहानी को पढ़ने के बाद लगता कि लगभग सारी कहानियां हमारे गांव के ही बारे में। इन बातों को लेकर जब भी मैं राजू या सलीम से मिलता, वो चुपचाप ताकते हुए मेरी बातें सुनते। शायद यही एक समय था जब दोनों मेरी बातें सुनते थे। वहां इतिहासकार ने मुझे तीसरा स्थान दिया था, पर कहीं एक ऐसी जगह थी जहां मैं प्रथम हो सकता था। वो थी ये कहानियों की बातें करना। यहां मैं प्रथम था। अब दूसरे और तीसरे नंबर के लिए अब राजू और सलीम लड़े, मुझे क्या करना, उनकी वो जाने। कि पप्पू कौन है? पप्पू कौन है? राजू, क्या पूछ रहा है? अबे मैं तुझसे पूछ रहा हूं, तू मुझसे पूछ रहा है। हाँ, तू क्या पूछ रहा है? ये पप्पू कौन है जिसका जिक्र तूने लेटर में किया है? अरे वो कोई नहीं, मेरे मोहल्ले में रहता है। उसका जिक्र करने की क्या जरूरत है? तो मुझे क्या पता यार, एक तो मैं तेरी मदद की हो। राजू पसीने पसीने था। उसके हाथ में लेटर था। उसने अपनी जेब से एक सफेद रुमाल निकाला और उसे अपने पूरे चेहरे पर घिसा, जिसमें पॉन्ड्स पाउडर लगा हुआ था। अब राजू सलेटी था। सलेटी राजू ने वो लेटर आकर मुझे पकड़ा दिया। मैंने लेटर पढ़ा। राजू, मैंने मीनाक्षी को तुम्हारा लेटर पढ़ाया। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना कि मैंने उसे तुम्हारा लेटर पढ़ाया? वो ना मेरी पक्की सहेली है। वो मुझे सलीम के सारे लेटर पढ़ाती है। हम एक दूसरे से कुछ भी नहीं छुपाते। अच्छा राजू, जैसे तुम बात करते हो ना, उससे तुम्हारा लेटर बहुत अलग है, पर लेटर अच्छा है। मीनाक्षी को भी अच्छा लगा। क्या हो गया? कुछ नहीं। राजू, ये पप्पू तुम्हें साइकिल क्यों नहीं चलाने देता? क्या पप्पू तुम्हारा दोस्त है? सुनो, जब वो सिर्फ हवा डलाने साथ ले जाए तो तुम साइकिल चला लिया करो। उसे पीछे बिठाओ। मैं अपनी साइकिल किसी को नहीं देती।
बजे काली महादेव के दर्शन को जाती हूँ, पर वहाँ बहुत भीड़ होती है ना, तो तुम थोड़ा दूर रहना। राजू, तुम अपनी पैंट में बेल्ट क्यों नहीं बांधते हो? तुम्हारी मीना। मैंने देखा राजू ने अपने पैंट में बेल्ट बांधी हुई है। प्यार आदमी को कबूतर बना देता है, मेरा बाप ऐसा कहता था। मैं ये जानकर बहुत खुश हुआ कि मीनाक्षी को लेटर बहुत पसंद आया। राजू, मुझे कुछ समय दे, मैं शाम को तेरे को लेटर लिख के देता हूँ। अबे नहीं यार, अभी लिख कर दे दे ना, मैं किसी के सामने नहीं लिख सकता, मैं अकेले में लिखता हूँ। अच्छा सुनना, मेरी ना तारीफ करना यार लेटर में। लेटर मैं नहीं, तू लिख रहा है, तू अपनी तारीफ खुद क्यों करेगा? अरे हाँ, अच्छा लिखना यार लेटर, कोशिश करूंगा। और सुनना, शाम को यही दुकान पर देते हुए जाना। यही सही समय है प्रेम पत्र लिखने का। भीतर कई बार मीनाक्षी का नाम लिया और पत्र लिखने लगा। प्यार आदमी को कबूतर बना देता है। कबूतर कौन है, मैं या राजू? लिख 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 लिख। शब्द साथ नहीं देते, क्या लिख? पप्पू के बारे में क्या जवाब? कुछ कागजों के फटने के बाद एक छोटी कहानी सूझी। मैंने मन में प्रिय मीनाक्षी कहा और लिखने लगा। मैंने पप्पू से साइकिल मांगी थी, तब उसने मुझसे कहा कि वो एक लड़की से बहुत प्रेम करता है, गहरा प्रेम जिसमें आदमी कबूतर हो जाता है। वो प्रेम में अपनी साइकिल उस लड़की को दे दिया करता था ट्यूशन जाने के लिए। बहुत समय बाद उसे पता लगा कि वो ट्यूशन जाने से ठीक पहले प्रोफेसर कॉलोनी में किसी लड़के से मिलने जाया करती थी। अब तुम पूछोगे कि ये बात पप्पू को कैसे पता चली? तो हुआ यूं कि एक दिन पप्पू के हाथ गलती से उस लड़के का प्रेम पत्र लग गया। तब से वो साइकिल किसी को नहीं देता। वो तो मेरा दोस्त है, इसलिए मुझे पीछे बिठाता है, वरना पूछ के तो देखो। तुम्हारा लेटर पढ़कर अच्छा लगा। मीनाक्षी को लेटर पढ़ाओ, मुझे कोई समस्या नहीं। आज मैं काले महादेव पर आऊंगा तुमसे मिलने, दूर से तुम्हें देखने। कभी दुकान पर आओ चाय पीने। बाकी अगली खत, राजू। राजू, ये शुक्रिया दोस्त। शाम को राजू ने लेटर जल्दबाजी में लिया, उसे काले महादेव जाना था। मर्द टांगे वाला मैं हूँ, मर्द टांगे वाला, हे मर्द टांगे वाला मैं हूँ, मर्द टांगे वाला। मुझे दुश्मन क्या मारेगा, मेरे दोस्त है ऊपर वाला। मर्द टांगे वाला, ओ मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा, मेरे दोस्त है ऊपर। मैंने देखा उसकी चाल कुछ बदल गई। उसका पिछवाड़ा कुछ ज्यादा ही ठुमक रहा था। दोनों जाने की मस्ती में दोनों जाने की मस्ती में तेरा कसूर न मेरा कसूर, न तूने सिग्नल देखा न मैंने सिग्नल देखा, एक्सीडेंट हो गया। मुझे फिर मेरे पिताजी की बात याद आ गई। राजू कबूतर होता जा रहा था। काल्पनिक कहानियां नहीं तो कहते हैं, जो असल में झूठी होती है। मैंने पप्पू की झूठी कहानी लिखी। पप्पू मुझे साइकिल इसीलिए नहीं देता था क्योंकि वो मुझे ठीक से जानता भी नहीं था। मैंने सोचा कि एक टूटे हुए प्रेमी की कहानी में भला किसको इंटरेस्ट होगा, लेकिन मैं गलत था। ज्यादातर कहानियां जो प्रसिद्ध हुई हैं वो हारे हुए प्रेमियों की ही है। उफ! 2 दिन बाद राजू छलनाया हुआ मेरे पास आया। ये क्या भसड़ मचा रखी है यार, सच में जिंदगी ठंड कर रखी है तूने मेरी। मैंने लेटर पढ़ा, उसमें सिर्फ 2 ही लाइनें लिखी थी। बेचारा पप्पू, वो लड़की कौन है, फिर क्या हुआ? अबे मैं
मैंने तुझसे कहा था कि पप्पू को खत्म करना, तूने और बढ़ा दिया। अरे खत्म ही तो कर दिया। अच्छा नहीं लिखता उसके बारे में, ला जवाब लिखता हूँ। अरे फंस चुके हैं यार। उसने लेटर देते हुए मुझसे कहा है कि उसे पप्पू के बारे में सब कुछ जानना है। और मीनाक्षी वो? अबे वो तो और तेज निकली। उसने मुझसे पूछा कि वो लड़की का नाम क्या है। कौन सी लड़की? अरे वही पप्पू की लड़की यार, जिसने उसका वो फुद्दू काटा। फुद्दू? थूक मत तू। मैं लिख सकता था टूटा फूटा, पर पप्पू के बारे में मैं खुद कुछ नहीं जानता हूँ। और वो लड़की मीनाक्षी की दिलचस्पी उस लड़की में है, ये जानकर मैं बहुत खुश हुआ। पर वो है कौन? अरे उसकी छोड़ो, ये पप्पू कौन है? कहानियों के मामले में मेरा नंबर प्रथम था, इसलिए मैंने इस बात को एक चैलेंज के रूप में लिया। ये चाय के 10 गुणों की लिस्ट है, इसे लिख लेटर में और नीना की दिलचस्पी चाय में बढ़ा। अगले लेटर में मैंने पप्पू का जिक्र भी नहीं किया और बात सिर्फ चाय तक ही रखी। चाय के 10 गुण लिख करके मैंने नीना को चौक पर आने को कहा। राजू को अपने चाय के हुनर पर बड़ा नाज था, लेकिन इससे लड़कियां इंप्रेस होती है, इसके बारे में मुझे थोड़ा संदेह था। मैंने लेखकों के बारे में पढ़ा है, वो बहुत सोच कर लिखते हैं और अपने लिखने के बीच किसी तीसरे को नहीं आने देते। मैंने राजू को आने दिया और इसका नतीजा वही हुआ जिसका मुझे डर था। मैं चाय नहीं पीती। अगर ऐसा लेटर लिखना है तो अगली बार से लेटर लिखने की कोई जरूरत नहीं, समझे? राजू का पहला प्रेम उसका आखिरी प्रेम होने वाला था। टूटे हुए किले के पास पीपल के पेड़ के नीचे हमारा अड्डा था। मैं सलीम को पूरी दास्तान सुना चुका था। राजू कुछ देर में वहां पहुंचा। सुन बे, अबे सुन बे यार, तू पप्पू के बारे में ही लिख। पर क्या भसड़ मचा रखी है। बस अबे ओ प्यार की शुरुआत में ही खींच गए। यार सलीम, मेरे को तो लग रही है कि मैं पोस्टमैन हूं। ये सुनील पप्पू की खबरें नीना तक पहुंचा रही है और मैं बीच का बंदर। ये पप्पू कौन है? कौन है पप्पू? अबे मीनाक्षी भी मुझसे पूछ रही थी। और कोई लड़की है जिसने उसकी बजा दी। अबे क्या है ये सब? ये क्या है? मुझे लगने लगा कि ये दोनों आलोचक हैं और बतौर लेखक मेरे ऊपर काफी सवाल उठा रहे हैं। मैं अपने लेखन को लेकर बहुत संजीदा था, कम से कम इन दोनों के सामने। मैंने संवाद कुछ गहरे से शुरू किया। मुझे पप्पू के बारे में सब कुछ जानना होगा। रिसर्च, वो क्या करता है, क्या खाता है, क्या पीता है, क्या किससे मिलता है, वगैरह वगैरह। और क्यों? क्योंकि अगर पप्पू की कहानी खत्म करनी है तो उसके बारे में सब कुछ जानना ही होगा। झूठी कहानी लिखना खुद को धोखा देने जैसा है। जज्बाती नहीं, तू ये सब छोड़
भाई राजू की सेटिंग करा दे यार। अबे कुछ चमत्कारी लिख जा। हाँ यार देख, बस इतनी सी तो बात है। हाँ। मैंने जवाब में चुप्पी ही रखी, क्योंकि ये बात मेरी भी समझ के बाहर थी। कैसे इसे घुमाया जाए? शाम को मैं मिश्रा टेंट हाउस के बाहर खड़ा था। दरवाजा खुला था। मैंने बाहर से आवाज लगाई, पप्पू भाई, पप्पू भाई। पप्पू बनियान में बाहर आए। बनियान छोटी थी, ऊंची बनियान की वजह से उसके पेट की नाभि दिख रही थी। उसकी उम्र 27 के आसपास लटक रही थी। उसका टेंट का धंधा बड़ा जोरों से चलता था। हाँ? हैं? अबे सुनील, पापा खाओगे? हाँ हाँ पापा। अरे रहने दो, हमको पता है तुम नहीं खाओगे। और बताओ कैसे आना हुआ? वो पप्पू भाई, आपकी साइकिल चाहिए थी। साइकिल? हाँ हाँ, वो थी ना एटलस गोल्ड लाइन वाली। अरे वो तो पीछे पंचर पड़ी है। हमने ना बजाज चेतक ले लिया, हुर्र हुर्र। बधाई हो। लेकिन उसको ना गोडाउन के पास ही रखता हूँ। साला इधर मोहल्ला वहल्ला वाला नजर लगा देता है। क्या हुआ? कुछ चला गया क्या मुंह में? नहीं, नजर। ओ नजर। अच्छा, नहीं मैंने बहुत दिनों से साइकिल नहीं देखी थी तो सोचा। क्या सोचा? क्या पूछूं इससे? कद्दू जैसा पेट, लड्डू जैसा मुंह, गंदी आंख, पीले दांत, छी। कैसे इसके बारे में मैं कुछ भी लिख सकता हूं? पप्पू भाई, आपकी शादी की बात चल रही होगी। कौन है लड़की? मैंने ये चूहन में पूछा। पप्पू भाई उम्र में बड़े थे और मेरे दोस्त भी नहीं थे। अचानक उनके चेहरे की मांसपेशियां सख्त हो गई। मजे लेने आया है तू मेरे? नहीं नहीं पप्पू भाई। मजे लेने आया है तू मेरे? मैं? हाँ तू। मैं वहां से भाग गया। मजे लेने आया मैं। मैं सपनों के बारे में सोचता हूं कभी कभी, कैसे हम अपने सपने बटोरते हैं। अपने किसी दोस्त को किसी दूसरे के साथ बहुत खुश देखते हैं तो हम तुरंत एक सपना बटोर लेते हैं कि मैं भी एक दिन किसी के साथ इतना ही खुश रहूंगा। और इस सपने के साथ एक खाली जगह हमारी बगल में बन जाती है। और जब तक ये जगह खाली रहती है कुछ खलता रहता है। किसी खास चेहरे को देखकर टीस उठती है, लगता है यही तो है वो जिसके साथ मेरे बगल में पड़ी ये खाली जगह भर जाएगी। हम दूसरों के जीवन से बटोरे चित्रों को एक खाली कमरे में भरते रहते हैं। फिर धीरे धीरे उस कमरे से उन चित्रों को निकालकर मिलाते हैं अपने जिए हुए से कि क्या ये जी लिया। मेरे सपनों में मीनाक्षी के चित्र भरे हुए। एक उसके हाथ का लिखा खत मिल जाए, एक अपने हाथ का प्रिय मीनाक्षी वाला खत उसे दे दूं। कितनी बार मैंने लिखा और फाड़ दिया। कितनी सारी खाली जगह में कितना सारा मीनाक्षी का नाम फैला पड़ा है। मैंने सोचा सलीम से जाकर मिलता, उसे सब पता है। उसके पास हमेशा कोई ना कोई हल होता है। बाजार से गुजरा तो पान के टप्पर पर बाप दिख गया। वो मुझे हमेशा अपनी ओर बुलाते हैं अपना रौब दिखाने के लिए। हाँ, ये सड़ा आलू सड़ा बैगन तू ही खाओ, अपने घर वाले को खिला, हमें खाने की जरूरत नहीं। ओए इधर आओ, ओए इधर आओ। मैंने पहले नहीं सुनने का अभिनय किया, फिर सुन लिया। अरे आप यहां? इस पूरे गांव को पता है कि मेरा बाप इस वक्त यही मिलता है, पर वो कभी इस बात को नहीं मानते। इसलिए मुझे हमेशा उनसे आश्चर्य में कहना पड़ता है, अरे आप यहां? हाँ, आज इस तरफ चला आया। देखा देखा। अच्छा ये बता, सोनाक्षी नाम कैसा है? वो अच्छा है। ऐसे बोले सोनाक्षी।
शाम को घर जल्दी आएंगे। अब उन्हें और मेरी कोई जरूरत नहीं रही। उनके मेरे पास से जाते ही मुझे कुछ चमका। सोनाक्षी, सोनाक्षी कितना मीनाक्षी से मिलता है। मैं सलीम की दुकान पर था। उसके पिताजी नेपाली लगते थे। पीछे उसका छोटा भाई पैंट के कपड़े पे नीले रंग से निशान लगा रहा था। सलीम सामने खड़े होकर पैंट काट रहा था। सलीम के हाथ कैंची पर बहुत तेज चलते थे। उसके पिताजी जितनी देर में एक पैंट सिलते थे, सलीम 3 सिल लेता था। सलीम की 2 पैंट और 1 शर्ट की जिम्मेदारी थी रोज। बाकी दिन वो जो करे कोई उसे रोकता टोकता नहीं था। मैंने फिर एक सपना देखा, 2 पैंट और 1 शर्ट का सपना। बाकी बचा पूरा जीवन मेरा। चल भाई। और ये सपना यहीं टूट गया। हम दोनों किले की तरफ गए। हाँ, बता क्या पता चला इस पप्पू के बारे में? पप्पू एक लड़का है। पप्पू एक लड़का है? वाह। फिर? बहुत शर्मीला सा, अपने घर के पीछे वाले आंगन में रहता है। सिर्फ मुझसे थोड़ी बहुत बात करता है। अबे तू ये बता, वो लड़की कौन है जिसने उसको धोखा दिया? सोनाक्षी नाम है उसका। सोनाक्षी? हाँ, बहुत सुंदर लड़की है। तूने देखा है उसे? हाँ, गजब है। तेरी मीनाक्षी से भी सुंदर। मीनाक्षी से भी सुंदर है? अबे रहती कहाँ है वो? पेरू गांव की है वो। कभी कभी पप्पू जाता है उससे मिलने अपनी साइकिल पर। कह रहा था कि एक दिन तुझे भी साथ ले जाऊंगा। अबे पेरू गांव तो बहुत दूर हुआ यार, ये पप्पू साइकिल पे ही चला जाता है। साला क्या करे सलीम, प्यार प्यार आदमी को कबूतर बना देता है यार। तू सही कह रहा भाई। मैं सही कह रहा हूँ? हाँ भाई सही कह। कहानी सलीम से बातचीत में साफ हो। सारा झूठ सलीम को इम्प्रेस करने के लिए था और मुझे सोनाक्षी में मीनाक्षी दिखने लगी। सोनाक्षी नाम अचानक कैसे मुंह से निकल पड़ा नहीं? मैंने सलीम से मीनाक्षी के बारे में पूछा तो उसने कहा, अबे वो अमीर घर की लड़की है, उसका बाप डॉक्टर है, डॉक्टर। वो प्रभात नर्सिंग होम है ना, उसी के बाप का तो है। तो प्यार करता है उससे? प्यार जैसा शब्द सलीम के साथ जाता नहीं था। पता नहीं मैंने क्यों पूछा। अब वो मुझे जितना प्यार करती है, मैं भी उससे उतना ही प्यार करता हूँ। कल 3 बजे तेरे भाई ने तेरी भाभी को नेहरू पार्क में बुलाया है। अगर आ गई तो मजा आ जाएगा भाई। नेहरू पार्क में? हाँ, वो बच्चों के झूले के पीछे वाला जो बेंच है ना, वही बुलाया उसे। किसी को बताना मत। जलन शब्द नहीं है, ये हमारे शरीर के नसों में जख्म पे मरहम सा दौड़ता फिरता है। मैं नहीं चाहता था कि मीनाक्षी सलीम से नेहरू पार्क में मिले। अचानक मुझे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। मैंने सलीम से कहा, मैं घर जा रहा हूं। क्या हुआ? क्या हो गया? मैं घर जा रहा हूँ। अबे थोड़ी देर रुक जा, राजू आता ही होगा, चल लेंगे। मैं कल सुबह उससे ग्राउंड में मिल लूंगा। अगले दिन मैं ग्राउंड पर भी नहीं गया, घर में ही दुबका बैठा रहा। बाहर पिताजी की अंग्रेजी की ट्यूशन चल रही थी। घर में 2 ही कमरे थे, एक किचन, दूसरा बाहर का कमरा। ट्यूशन के वक्त मुझे किचन में ही रहना पड़ता था, नहीं तो पिताजी अपनी अंग्रेजी में मुझे भी घसीट लेते थे। घड़ी का कांटा 1 पर था और कुछ ही देर में 2 पर चला गया। क्या मीनाक्षी नेहरू पार्क के लिए निकल गई होगी? कैसे पहुंचेगी? क्या करेंगे वो दोनों नेहरू पार्क में? सुनील, हाँ? एक चाय बना दे बेटा। मेरे भीतर एक ऐब है। मेरे भीतर कोई भी बात लगातार बढ़ती जाती है।
मैं इस वक्त मीनाक्षी को देख सकता हूं नेहरू पार्क में घुसते हुए, सलीम से मिलते हुए, और बिरबल के खिचड़ी बनी नहीं अभी तक। अरे बेटा, यू पंछी कहां उड़ रहे हो? अबे देख, चाय फिर गिर पड़ी। गैस बंद कर, बंद कर। अबे गधा। A for apple। तेरी मैया रे मैया। अनुशासन नहीं। बाप अभी भी मार देता था छोटी बातों पर। विचित्र है, अब मैं बड़ा हो गया हूं, है ना? बाप अपना थप्पड़ कभी जाया नहीं करता। पार्क के बाहर खड़ा था। घड़ी में 3 बजने वाले थे। मैं तेज रफ्तार से पार्क के अंदर गया। बच्चों के झूलों के सामने एक पेड़ था, उसके पीछे छिप गया। वो एक आम का पेड़ था। अचानक एक टीस उठी, तीखी, तेज, लगा किसी ने गोली मार दी हो। मैं बस वहां से चले जाना चाहता था, भाग जाना चाहता था कि तभी मेरे भीतर से मीनाक्षी नाम निकला और मीनाक्षी ने पलटकर मेरी ओर देखा। पीछे पलटकर देखने की भी मेरी हिम्मत नहीं हुई। सलीम ने देखा नहीं देखा मुझे नहीं पता, मैं बस भागे जा रहा था। मैं राजू की चाय की दुकान पर गया। ओए सुनील, तू कल क्यों नहीं आया बे? नींद नहीं खुली। अच्छा,
अचानक ऐसा क्या हो गया है कि मैं इतना झूठ बोलने लगा? मैं हर बात पर झूठ बोल रहा हूं और हर झूठ की मेरे पास एक कहानी है। मैं इस वक्त मीनाक्षी के बारे में भी नहीं सोच रहा था, पर पता नहीं क्या हुआ, मैं रोने लगा। ओए सुनी, अरे क्या हो गया? उठ जा रे, अरे उठ जा रे, बाप रे, काम तो छोड़ दे। क्या हुआ सुनी? तुझे किसी ने मारा क्या? बता, तेरे बाप ने मारा तेरे को? किसी ने डांटा तेरे को? तू ऐसे क्यों रो रहा है सुनील? अच्छा तू बताएगा नहीं तो कैसे पता चलेगा? बता। मैं अगर मुंह धोने नहीं जाता तो फिर मैं राजू को सब कुछ सच सच बता देता, पर इस बीच मुझे वक्त मिल गया सोचने का और मेरे भीतर एक और झूठ पैदा हो गई। मेरी कहानी। मैं पप्पू से मिलकर आ रहा हूं। तो मैं जब उसके घर गया तो उसके पिताजी ने मुझे पीछे आंगन में जाने को कहा। बोले कि वो सुबह से किसी से बात नहीं कर रहा है। मैं जब राजू को पप्पू की कहानी सुना रहा था तो उसके बाप में मुझे अपना बाप दिखा, लेकिन साफ सुथरा। पप्पू का बाप क्लर्क है नगर पालिका में। मैं पीछे उसके आंगन में गया। पप्पू सफेद शर्ट पहने हुए था, उसका चेहरा गोल है। अब ठीक है। सुनील, हमको अकेला छोड़ दो, हम किसी से बात नहीं करना चाहते। क्या हुआ पप्पू भाई? हम साइकिल से पेरू गांव गए हुए थे। बहुत दिन से हमको सोनाक्षी से कस के मिलने का इच्छा हो रहा था। हम जैसे ही साइकिल से पेरू गांव पहुंचे, हम सोनाक्षी को गांधी पार्क में घुसते देख लिए। क्या हुआ? तू चुप क्यों हो गया? मैं सोच रहा हूं कि पप्पू ने क्या कहा था। तू वो सब छोड़, तू मुझे सीधा अंत का बता। ऐसे थोड़ी होता है। तो कैसे होता है? ऐसे थोड़ी होता है। तो कैसे होता है? उस बेचारे के साथ इतना बुरा हुआ, तुझे सीधा अंत जानना है? हाँ तो बता दे, तो चिल्ला क्यों रहा? साला, ट्रेजेडी की कोई कदर ही नहीं है इस गांव में। हट इधर से, चाय दे के आने। कहा? ये अच्छा माना, तू चाय देने जाएगा? तो ग्राहक इंतजार कर रहा है, उसको चाय नहीं दे कर रहा हूँ। हट इधर तू से। ग्राहकों को चाय दे, तू मेरी कहानी क्यों सुनेगा? मैं आके सुन रहा हूँ ना भाई तेरी कहानी। हट। तू चाय दे। मेरे को आके सुन। हाँ तू चाय दे। अगर मैं आके सुन लूंगा तो मर नहीं जाएगा तेरा पप्पू। मैं अपना गुस्सा दबा नहीं पाया। सुन बे, अब मैं तुझे कोई लाकर नहीं दूंगा। जा, जो करना है कर ले। अबे जा बे, मत दे लेटर, मैं उससे बिना लेटर के ही मिल लूंगा। आया बड़ा लीक बाढ़ में जाए तू, बाढ़ में जाए तेरी दोस्ती। आज के बाद दिख मत जाना मेरी दुकान के सामने। मम्मी मैं सीधे वहां से नदी किनारे गया। शांत,
एकांत में। ऐसा पहली बार हो रहा था कि मैं एकांत ढूंढ रहा था। लेखक ऐसा करते, पढ़े लिखे, मैं क्यों? मैं उस पत्र के बारे में सोचने लगा जो मैं राजू को दूंगा और बात आगे बढ़ाकर खत्म कर दूंगा। सोनाक्षी वाली बात राजू को भी पता है और सलीम को भी। कुछ ऐसा लिखना होगा कि दोनों को शक हो। मीनाक्षी, हाँ, मीनाक्षी नहीं, सोनाक्षी पप्पू की ओर मुंह करके बैठी है गांधी पार्क। मैंने कहानी में उस लड़के का नाम राजू रखा। इस देश के हर कोने में एक राजू है। इससे मैं राजू से अपना बदला भी ले रहा था। मेरी जब आंखें खुली तो मैं चबूतरे पर सो चुका था। मुझे लगा जो मैंने देखा वो सच में हुआ। इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, मैं घर की तरफ भागा राजू का प्रेम पत्र पूरा करने के लिए।
राजू और सलीम मेरे सबसे अच्छे दोस्त थे। मैंने ये वाक्य अपनी डायरी में लिखा और थे शब्द को भूलता रहा। बहुत समय बीते, पर न मैं उन दोनों से मिला और न ही उन्होंने मेरी कोई सुनी। मैं अपनी थकी हुई दिनचर्या में चाहकर भी व्यस्त नहीं हो पा रहा। कितना कठिन हो जाता है ना खुद के साथ रहना। मैंने ये वाक्य अपनी डायरी में लिखा। कुछ समय बीता, कुछ समय बाद हम पप्पू भाई से मिलने लगे। कहानी तो खत्म हो चुकी थी। मैंने भी इस असली पप्पू को स्वीकार कर लिया। एक दिन पप्पू भाई ने अपनी बजाज चेतक पर मुझे बिठाया और पुल तक की सैर कराई। जब पुल पर पहुंचे तो उन्होंने अपनी जेब से एक बिल सिगरेट निकाली। माचिस के साथ जेब में पड़ी रहने के कारण सिगरेट कुछ जगह से मुड़ गई। मेरी आंखें फटी रही। मैंने कहा, पप्पू भाई आप सिगरेट पीते हो? अबे नहीं यार, कभी कभार इधर आता हूँ, देख सुलगा लेता हूं। पप्पू भाई मेरी भौएं जल जाएंगी। मजा ले रहा तो कर। मेरी हंसी देखकर पप्पू भाई रुक गए। उन्होंने फिर स्कूटर स्टार्ट किया और पुल के किनारे एक दुकान के पास स्कूटर रोका। दुकान के भीतर गए, सिगरेट जलाई और आकर मुझे पकड़ा दिया। मैंने अगरबत्ती की तरफ पप्पू भाई की सिगरेट को पकड़ा और स्कूटर के पीछे बैठा। पप्पू भाई ने बहुत तेज स्कूटर चलाया और जल्दी से किनारे स्कूटर खड़ा किया। मेरी कहानी के पप्पू की कमी मुझे दिखने लगी। मुझे लगा कहानी के पप्पू को सिगरेट पीनी चाहिए। सोनाक्षी के प्यार में उसे धुआं हो जाना चाहिए। मुझे अचानक मीनाक्षी की याद आने लगी। उसके बारे में सोचते ही लगता है मैं उसे जानता हूं बहुत सालों से। हम बहुत बात कर चुके हैं। वो मेरे सपनों में आती है। मुझे अचानक सिगरेट पीने की इच्छा हुई, लेकिन मैंने उस इच्छा को मार दिया वहीं तुरंत। क्या बे, उस दिन तो हमसे शादी की बात काहे पूछ रहे थे? वो ऐसे ही पप्पू भाई, आप इतने सही हो, अब तक आप ही ने रोक के रखी होगी, वरना क्या बे? मुझे लगा पप्पू भाई मुझे इतनी दूर इसीलिए लाए हैं, अभी कुछ ही देर में दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे। सही पहचाना। हाँ, वो तो गया होता हमारा शादी, लेकिन जिससे करना था उसी की शादी में टेंट का सामान लगवाया मैंने। मजे ले रहा तू मेरे? नहीं पप्पू भाई, वो आपने कहा तो मैंने पूछा। पेरू गांव में हुआ उसका शादी। पेरू? चलना, पेरू घूम के आ। चल। हम दोनों स्कूटर से पेरू गांव की तरफ निकल पड़े। अरे हेलमेट तो लगा लो। हेलमेट? ओ हेलमेट, हाँ पप्पू भाई हेलमेट लगा लो, नहीं तो चालान कट जाता है। ये नया वाला आपका और ये पुराना वाला मेरा। अच्छे लग रहे हो पप्पू भाई। अबे रहने दो। हम दोनों पेरू गांव का एक चक्कर लगाने निकल गए। कहानी क्या है? कहां सच पेड़ के पीछे छुपता है और कहां से कल्पना शुरू होती है। ये बहुत ही बारीक रेखा है। अच्छा हुआ पप्पू भाई ने लड़की का नाम नहीं बताया। अगर लड़की का नाम सोनाक्षी होता तो मैं पुल से कूदकर अपनी जान दे देता। हम दोनों स्कूटर से पेरू गांव के घर के सामने रुके। पीपल का पेड़ सामने था। एक बड़े से गेट के सामने डीएम तिवारी लिखा हुआ था।
कुछ देर पप्पू भाई वहीं खड़े रहे। तभी तिवारी जी का बड़ा सा दरवाजा खुला और एक सफेद गाड़ी बाहर निकली। मैं अंदर झांक सकता था, सो झांका। गाड़ी खचाखच भरी हुई थी। औरतों में से एक महिला पप्पू भाई के स्कूटर की तरफ देख रही थी, लेकिन पप्पू भाई ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। गाड़ी कुछ दूर चले जाने के बाद भी वो पीछे पलटकर देखती रही। उसकी आंखों में बेचैनी थी, बाल हवा में उड़ रहे थे। मैंने मुंह से उसका नाम बुदबुदाया, सोनाक्षी। और गाड़ी कुछ ही देर में हमारे आंखों के सामने से ओझल हो गई। मेरे बाप की भाषा में अगर कहें तो हर आदमी कबूतर होता है। किसी से भी बात करो, कड़ी कठोर परत के नीचे एक प्रेम कबूतर गुटरगू कर रहा होता है। हम दोनों स्कूटर से वापस अपने घर की तरफ निकल पड़े। दोनों ने लड़की की कोई बात नहीं की। पप्पू भाई ने मुझे छोड़ा और बिना कुछ कहे अपने घर की तरफ निकल पड़े। मेरी बड़ी इच्छा थी ये जानने की कि पप्पू भाई क्या सोच रहे होंगे इस वक्त। उनका सन्नाटा कितनी बड़ी त्रासदी लिख सकता है। ये सन्नाटा ही तो था मेरे, राजू और सलीम के बीच। यही सन्नाटा तो है जो त्रासदी लिखवा रहा है। कैसे राजू के लिए लिखा एक प्रेम पत्र और उसमें पप्पू की कहानी के चक्कर में मैं लेखक होता गया। बतौर लेखक एक गलती न कर बैठा। मैं अपनी कहानियों की डायरी लिखने लगा था, जिसमें पप्पू की कहानी भी शामिल थी। पता नहीं वो डायरी की गुप्त जगह कब मेरे पिताजी के हाथ में। शायद वो उसे बहुत दिनों से पढ़ रहे थे, इसलिए उन्होंने मुझे सोनाक्षी नाम सुझाया था। कुछ दिन बीते, मैंने कुछ नए दोस्त बनाने की कोशिश की, पर उनमें राजू और सलीम जैसा खुलापन नहीं था। वो नए दोस्त मेरी कहानियां सुनकर बोर हो जाते। देना, अबे देना। ओए सुनील, चलेगा नहीं क्या? बाहर पिताजी की अंग्रेजी की ट्यूशन चल रही है।
मीनाक्षी की मुस्कुराहट में हम दोनों के बीच कुछ गुप्त घटा तैर रहा था। मेरी हृदय गति बहुत तीव्र थी। इससे पहले कि मैं किचन में छिपने के लिए जाता। सुनील, हाँ जी। ये प्रेडिक्टेबल का हिंदी क्या होता है? मीनाक्षी की मुस्कुराहट में चंचलता थी और इन सब के बीच मैं प्रेडिक्टेबल था। मैं कहना चाह रहा था प्रेडिक्टेबल का कोई हिंदी नहीं होता, मैं हूं प्रेडिक्टेबल। आओ बेटा, बैठो बैठो। आओ आओ। मेरे दिमाग में मेरा प्रेडिक्टेबल होना चल रहा था। मैं सोच रहा था कि इसके बाद क्या होगा। जब जब मीनाक्षी ट्यूशन में आएगी मैं पिंजरे में बंद भूखे शेर सा गोल गोल चक्कर काटता रहूंगा, पर कुछ बोलूंगा नहीं। कारण है मेरा कायर, डरपोक और प्रेडिक्टेबल होना। और फिर एक दिन मीनाक्षी की दिलचस्पी अंग्रेजी में खत्म हो जाएगी और यह अध्याय यहीं समाप्त हो जाएगा। फिर मैं सालों साल यही सोचता रहूंगा कि काश मैंने मीनाक्षी से बात कर ली होती तो आज बात शायद कुछ दूसरी होती। बाप के आंखों के नीचे ये हरकत। प्यार आदमी को कबूतर बना देता है। ऐसा लग रहा था कि मेरे पैरों के नीचे बम रखा हुआ है जो कभी भी फट सकता है। मैं अगर प्रेडिक्टेबल हूं तो मीनाक्षी ठीक उसका उल्टा, वो कहानी को कहीं से खींचकर कहीं और लिए जा रही थी। मैं उस पर्ची को पढ़ना चाह रहा था, पर मैं अंगद सा उसी पर बैठा रहा। चलो बेटा, छुट्टी। हाँ? अरे क्या है? हम कल करेंगे। कल आशीर्वाद बेटा। उस लेटर में लिखा था, मैं जानती हूँ तुम ही पप्पू हो। पर मैं सोनाक्षी नहीं, मीनाक्षी हूँ। तुम्हारे लेटर का इंतजार रहेगा। पलट। जाने से पहले उसने पलटकर मेरी ओर देखा। मेरे मुंह से गुटरगू की आवाज निकलने लगी और मैं जहां खड़ा था वहीं गोल गोल चक्कर काटने लगा। तेरी रहमतों का दरिया आजा, 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 तेरी रहमतों का दरिया सरे आम चल रहा है। तेरी रहमतों का दरिया सरे
सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ी देर रुक जाइए। ताबिश खान, निशा उपाध्याय, सिंपी कैटवास, मनीष शर्मा, अमर्त्य भट्टाचार्य, किरण भारद्वाज, आयुष शर्मा, अमन कुमार, आर्यन सिंह ठाकुर, पूनम जैन, आशुतोष सिंह राठौर, म्यूजिक पर थे शशांक जमलोकी, लाइट पर थे चिन्मय दास सर, अब मैं स्पेशल थैंक्स बोलना चाहूंगा श्री राम सेंटर को और सेंटर हेड चेतना पंत मैम को, चिन्मय दास सर को, सुप्रिया मैम को, जिन्होंने इस प्रोडक्शन को, पूरे फेस्टिवल को उठाने में हमारी मदद की। बैक स्टेज में, स्टेज पर हमारे साथ थे किशन भाई, सत्ती जी, बच्चू भैया, सोनू भाई, राजेश भाई, जिन्होंने हमारी मदद की बैक स्टेज में, एंड होल श्री राम सेंटर टीम को जिन्होंने इस फेस्टिवल को संपन्न किया। एंड अब मैं इस नाटक के निर्देशक का नाम लेना चाहूंगा, अभी हमारे पास वो नहीं है, समीप सिंह। और सबसे लास्ट में बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा म्यूजिक तेरी रहमतों का दरिया, आजा 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 तेरी रहमतों का दरिया, सरे आम चल रहा है। बहुत जल्द हम फिर मिलेंगे। श्री राम सेंटर को फॉलो कीजिए, आगे आने वाले नाटकों के बारे में आपको जरूर जानकारी मिलेगी। थैंक यू सो मच। और अच्छी बात है।